तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? ये है लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ये सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीक्वेंस का डेफिनेशन, उस पर एग्जाम्पल, सुप्रीमम, इनफीमम, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ये सारा कुछ पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, क्या होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये क्या होता है? तो अगर इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये बढ़ते जा रहा है तो इसी को बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है ना, ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक, इसका डेफिनेशन अब देखिए। तो देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहेंगे? अगर कोई सीक्वेंस एन है, मान लिया कि ये सीक्वेंस एन, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है ये, तो इसका टर्म, इसका an+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। तो an+1 ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके? an के। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास an कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 2n। ठीक, ये 2n है। तो यहां से जब निकालिएगा आप टर्म, तो a1 निकालिए सबसे पहले, तो ये 2 आएगा, a2 कितना 4 आएगा, a3 6 आएगा, ऐसे निकलते हुए आएगा। तो देखिए यहां पर ये तीसरा टर्म जो है, ये दूसरे टर्म से ज्यादा है। तीसरा टर्म का वैल्यू 6 ग्रेटर देन 4 है, और 6 क्या है? a3 है, और ये ग्रेटर देन है किससे? a2 से। तो 3 ग्रेटर देन बाय 2 है ना। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है 2, 4, 6, 8, ये सब सीक्वेंस बन रहा है, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है ना, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना। ठीक, इसके सारे टर्म अपने पिछले टर्म से बड़े होंगे, इसके सारे टर्म अपने पिछले टर्म से बड़े होंगे। तो ऐसा जब भी आएगा तो उसको कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है ना, मतलब ग्राफ अगर इसका बनाने का कोशिश किया जाए तो ग्राफ हमेशा इसका चढ़ता हुआ नजर आए, मतलब ऐसे इंक्रीज करेगा हमेशा। ठीक है ना, तो इसी को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किसको कहेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहेंगे? अगर an कोई सीक्वेंस है, मान लिया an कोई सीक्वेंस है और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका केस कुछ ऐसा होना चाहिए कि an+1 मतलब अगला टर्म ये छोटा या बराबर होगा इसके पहले वाले टर्म से। ठीक, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप ले लीजिए an = -n। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप जैसे निकालिएगा a1 तो ये आएगा -1, a2 निकालिएगा तो आएगा -2, a3 निकालिएगा तो आएगा -3, डिक्रीज कर रहा है ना। माइनस पहले देखिए a2 है, a2, इसके बाद ये a2 क्या छोटा है किससे? a1 से। फिर देखिए a3 छोटा है किससे? a2 से। मतलब हर एक अगला टर्म अपने पिछले टर्म से छोटा हो रहा है, या बराबर हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। इसी में अब आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो यहां पर इक्वल भी अगर आ गया बीच बीच में तो चल जाएगा। ठीक है, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस अगर ले ले, कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे मान लीजिए आप कांस्टेंट फंक्शन जो होता है अगर वो ले लिया जाए, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में, और उसको डिक्रीजिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन ले लें अगर, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कांस्टेंट फंक्शन ऐसे ले लें अगर, जैसे अगर बोले जाए कि ये fn = 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है।
ठीक है, ये दोनों में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों में कैसे, अगर यहाँ पर A1 लेंगे तो भी 1 आएगा, A2 लेंगे तो भी 1 ही आएगा, A3 लेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब हर एक टर्म क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। हर एक टर्म इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, दोनों में रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर स्ट्रिक्टली की बात हो जाएगी तो वहां पर ये इक्वल वाला बात नहीं होगा। वहां पर इक्वल, एक भी टर्म एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो गया तो समझ लीजिए स्ट्रिक्टली नहीं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, बट वो स्ट्रिक्टली उस वहां से हट जाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा उस जगह से। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली देखते हैं क्या होगा। स्ट्रिक्टली के लिए देखिए, अगर मान लिए कि an कोई सीक्वेंस है तो ये ऐसा कंडीशन होगा। देखिए यहां से इक्वल हट गया ना, इक्वल हट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हर एक टर्म अगले टर्म से बड़ा होना फिक्स है, यहाँ पे इक्वल की कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये an इज इक्वल टू क्या, 2n हो गया। तो 2n में रखिए, आप n को 1 रखते रखिएगा तो 2 आएगा, n को 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। मतलब हर एक अगला टर्म बड़ा हो रहा है अपने पिछले टर्म से। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली, हाँ। अब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होगा, वो होगा कि हर एक अगला टर्म अपने पिछले टर्म से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर डिक्रीजिंग वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहला -2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर -6, -8, ऐसे चलते जाएगा। तो ये देखिए, ये -4 छोटा हो गया किससे, -2 से। -6 छोटा हो गया -4 से। -8 छोटा हो गया किससे, -6 से। हर एक अगला टर्म अपने पिछले टर्म से छोटा होते जा रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इतना तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following is true। ट्रू कौन है इसमें, तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या हर एक बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हर एक बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। तो अब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए जिससे ये ऑप्शन कटे, और अगर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तब ऑप्शन सही होगा। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एग्जाम्पल सोच के रखना है कि ऑप्शन उससे कट जाए। मतलब ऑप्शन को टिक करने से ज्यादा दिमाग ऑप्शन को कट करने पर रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए जिससे ये कट जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दिया था कि an को अगर मान लिया जाए कि -1 का पावर n/n है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है, मतलब ये मोनोटोनिक नहीं है। ठीक ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। ये बाउंडेड है, ठीक है, ये बाउंडेड है, बट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या हर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड होता है, क्या हर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड होता है, नहीं। अगर आप an को ले लीजिए, ये एक नेचुरल नंबर n है, ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मोनोटोनिक है बट बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड है, तो b भी कट गया। अब तीसरा देखिए, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ढूंढिए। क्या कह रहा है कि एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस, जो अनबाउंडेड है वो मोनोटोनिक होगा, जो अनबाउंडेड है वो मोनोटोनिक होगा, नहीं कह सकते ना। क्यों, क्योंकि देखिए अगर an को ले लिया जाए -1 का पावर n, तो ये क्या कह रहा है, ये अनबाउंडेड भी नहीं है और ये मोनोटोनिक भी नहीं है। ठीक है, ये अनबाउंडेड तो है नहीं। क्यों, क्योंकि आप जैसे n का वैल्यू 1 लीजिएगा, जैसे इसको तोड़ के देखते हैं, an दिया हुआ है आपको कितना, -1 का पावर n, और ये क्या है, n। तो आप a1 निकालिए, -1 आएगा, a2 निकालिए 2 आएगा, a3 निकालिए -3 आएगा, a4 निकालिए -4 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव में भी बढ़ते जा रहा है, निगेटिव में भी घटते जा रहा है, दोनों साइड हो रहा है। -3 इसके बाद फिर -5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा। मतलब ऑड में क्या हो रहा है, निगेटिव साइड जा रहा है, इवन में पॉजिटिव साइड जा रहा है। मतलब ये बाउंडेड नहीं है,
ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। मतलब सी ऑप्शन जैसा पहले अपना कंडीशन दे रहा था वैसा तो हम ले लिए, अनबाउंडेड लिए हैं। बट ये मोनोटोनिक भी नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज कर जाए। तो इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं कि जो भी सीक्वेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है और डिक्रीज नहीं कर रहा है उसको कहते हैं ऑस्किलेट हो रहा है, ठीक है, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। खैर उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग बाउंडेड अनबाउंडेड से काम चला लेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से काम चला लेंगे अभी, जब वो आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन भी कट गया। डी क्या कह रहा है, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस नीड नॉट बी बाउंडेड। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि बाउंडेड होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ देखिए ये मोनोटोनिक है और ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। और जो मोनोटोनिक है वो बाउंडेड हो भी सकता है, दोनों कंडीशन है, इसका मतलब ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आएगा लिमिट पॉइंट। व्हाट इज लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट देखिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट पॉइंट, मान ली कि P कोई लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का, ठीक है, P कोई लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का। तो अगर ये P लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का, तो ये कह रहा है अपने बारे में कि इसका हर एक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए ये आपका रियल नंबर है और ये कोई P पॉइंट है, तो P में से कुछ घटा दीजिए, तो P माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा नंबर ले लिए, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन इसको लिख लेते हैं, छोटा सा नंबर लिए, ये बगल में खिसक करके आ गया, और कुछ P में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रहे एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है और छोटा है, ठीक है ना। तो P में थोड़ा सा कुछ घटा दिए और P में थोड़ा सा कुछ जोड़ दिए, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो यहां पर एक इंटरवल बन जाएगा, ये एक इंटरवल बन जाएगा, क्या चीज का इंटरवल, P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल बन जाएगा, जिसमें P भी खुद होगा। तो ये जो इंटरवल बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा जितना भी इंटरवल आप बना सकते हैं, ऐसा जितना भी इंटरवल आप बना सकते हैं, मतलब P में हम एप्सिलॉन घटाएं, आप कुछ दूसरा घटा दीजिएगा, ठीक है, आप कुछ दूसरा घटा दीजिएगा, आप P में कुछ भी घटा सकते हैं, ठीक है, हम एप्सिलॉन घटाएं, आप x घटा दीजिएगा, x कोई क्वांटिटी होगा छोटा सा। तो ऐसा जितना भी इंटरवल आप बनाइए, अगर उस इंटरवल में, अगर उस इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, अगर उस इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो समझ लीजिए, तो समझ लीजिए वो P लिमिट पॉइंट है उस सीक्वेंस का, है ना। देखिए एग्जांपल देखिए, बहुत ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल, ठीक है। जैसे देखिए, मान लिए an कोई सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है -1 का पावर n, ठीक। तो इसको जब तोड़िएगा तो इस सीक्वेंस क्या बन के आएगा, -1 1 -1 1 -1 1, ऐसे ही बनते जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखे तो a1 आ रहा है -1, a2 आ रहा है 1, a3 -1, a4 1, मतलब ऑड नंबर का टर्म जो है वो -1 दे रहा है, इवन नंबर का टर्म +1 दे रहा है। तो अगर हम लोग इसको रियल नंबर पे देखें, रियल नंबर लाइन पे देखें, तो ये -1 है, ये 1 है। तो इस -1 कौन कौन दे रहा है, -1 a1 दे रहा है, a3 दे रहा है, a5 दे रहा है, a7 दे रहा है, ये -1 दे रहा है। और ये 1 कौन दे रहा है, ये a2 a4 a6 a8 a10 ऐसे दे रहा है। तो देखिए यहाँ -1 का अगर इंटरवल लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, -1 माइनस एप्सिलॉन, और ये -1 प्लस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल बना, ये एक इंटरवल बन रहा है। और इस इंटरवल में देखिए a1 भी आ रहा है टर्म, a3 भी आ रहा है, a5 भी आ रहा है, a7 भी आ रहा है, ठीक है। इस इंटरवल में देखिए ये 1 माइनस एप्सिलॉन ले लेता हूं, ये a2 इसी में है,
A4 इसी में, क्योंकि A2 का वैल्यू 1 है, A4 का वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैसे A1 का वैल्यू -1 था, A3 का वैल्यू -1 था। तो सारे टर्म्स इतने, ये जितने भी ऑड नंबर के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे और ये जो इवन नंबर के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, वो सब इसी इंटरवल में आ रहे हैं, सब इसी के नेबरहुड में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दो लिमिट पॉइंट जनरेट हो गया, एक -1 और दूसरा 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर 1 आपका आएगा, यहाँ -1 आएगा। इसका मैं एक क्या ले लिया, इंटरवल ले लिया, मतलब 1 में थोड़ा जोड़ेंगे कुछ तो 1 + एप्सिलॉन, और 1 में कुछ घटाएंगे तो 1 - एप्सिलॉन, ठीक। यहाँ पर -1 में कुछ जोड़ेंगे तो -1 + एप्सिलॉन, और यहाँ -1 में कुछ घटाएंगे तो -1 - एप्सिलॉन, इतना चीज आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर लीजिएगा टर्म, तो मान लीजिए आप A1 ले रहे हैं, ठीक है। तो A1 के लिए कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। सॉरी, A1 के लिए नीचे आएगा, A1 के लिए यहाँ पर पॉइंट आएगा। A2 लीजिएगा तो A2 के लिए आपका पॉइंट यहाँ आएगा। A3 लीजिएगा तो A3 के लिए पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। A4 लीजिएगा तो A4 के लिए पॉइंट फिर से यहाँ आएगा। A5 लीजिएगा तो A5 के लिए पॉइंट यहाँ आएगा। तो ऐसे करके A6 के लिए पॉइंट कहाँ ऊपर आएगा। ऐसे करके देखिए कितने सारे पॉइंट आते जा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे नंबर। तो इसका मतलब अगर मैं एक स्ट्रिप बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रिप बनाऊं एक, तो ये स्ट्रिप कैसा बनेगा, स्ट्रिप कुछ ऐसा बनेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। तो इसमें जो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, है ना, इसमें जो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, उसमें बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे ऐसे आने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, किसमें, 1 के नेबरहुड में, -1 के नेबरहुड में। तो इसका मतलब 1 एक लिमिट पॉइंट है और -1 भी एक लिमिट पॉइंट है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, एक वीडियो इस पर फिर से बना दूंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लिमिट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, जैसे देखिए एक सीक्वेंस an है, ये क्या दिया हुआ है, 2, ये 2 आएगा इफ n इज प्राइम, ठीक, और n इफ n इज नॉट प्राइम। तो इसको जैसे ही आप तोड़िएगा तो ये कैसा बन जाएगा, इसको ले लेते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो कैसा, A1 क्या बनेगा आपका 1, A2 क्या बनेगा 2, A3 क्या बनेगा 2, A4 क्या बनेगा 4, A5 क्या बनेगा 5, A6 क्या बनेगा, सॉरी A5 बनेगा 2 क्योंकि 5 है प्राइम, A6 बनेगा 6, A7 बनेगा 2, A8 बनेगा 8, ऐसे बनते जाएगा। तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे और जो भी टर्म रिपीट कर जाए, ठीक है, जो भी टर्म रिपीट कर जाए वही लिमिट पॉइंट होता है, वही लिमिट पॉइंट होता है। ये ट्रिक समझ लीजिए, नहीं तो अगर आप समझ पा रहे हैं इसको तो समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए A2, फिर A3, A5, A7, A11, A13, A17, ऐसे सब टर्म को कौन ले रहा है, कंटेन कर रहा है, 2 कंटेन कर रहा है, 2 के ये सारे टर्म है। तो ऐसा तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये सब क्या 1, 4, 6, 8, ये सब ऐसे अलग अलग टर्म है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है इसमें। यहाँ पर अगर हम लोग इंटरवल लेने की बात करें तो 2 माइनस एप्सिलॉन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बिलोंग करता है किसमें, 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 + एप्सिलॉन, इसमें बिलोंग करता है 2। और 2 क्या है, ये A2 भी है, A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू A5 इज इक्वल्स टू A7 इज इक्वल्स टू A11 इज इक्वल्स टू, ऐसे करके ये चलते जा रहा है। बहुत सारा टर्म के बराबर कौन है, 2 है, और ये 2 कंटेन कर रहा है किसमें, इसका मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 + एप्सिलॉन में, इसका मतलब ये बहुत सारे टर्म कंटेन कर रहे हैं इस इंटरवल में। तो इसका मतलब
2 एक लिमिट पॉइंट है। आगे समझ में, लिमिट पॉइंट ऐसे ही देखते हैं। लिमिट पॉइंट में कोई थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत है तो अब बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी रिपीट कर रहा है वो लिमिट पॉइंट है, या नहीं तो उसका इंटरवल बनाइए, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे तो वो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि सीक्वेंस दिया हुआ है आपको 1/n, तो यहां देखिए जब आप इस n को इंफिनिटी टेंड कर दीजिएगा तो यहां पर an का वैल्यू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू an टेंड कर जाएगा कहां पे, 0 पर। तो इसका मतलब यहां मान लीजिए कि ये आपका ये 1 है, सॉरी इसको 0 कर देता हूं मैं, ठीक है। ये a1 है तो a1 के लिए 1 आएगा, ठीक, a1 के लिए 1 यहां आएगा। जब यहां से आप a1 के लिए 1 आया, ठीक है, a2 निकालिएगा तो ये क्या 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 यहाँ आएगा। a3 जब निकालिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 कहाँ आएगा, 1/3 सपोज यहाँ 1/4 तो 1/3, 1/3 यहाँ आएगा। 1/4 कहाँ आएगा, 1/4 जस्ट यहाँ आएगा। 1/5, 1/5 इसके नजदीक जाएगा 1/5। ऐसे करके ये सारे टर्म ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बहुत बड़ा नंबर रखिएगा तो ये सारे नंबर इसको ऐसे टच करने लगेंगे जीरो के पास। तो जब 0 पर आप स्ट्रिप बनाइएगा, 0 पर आप जब इंटरवल लगाइएगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 0 प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। जब यहाँ पर बहुत सारे टर्म आ जाएंगे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जब आ जाएंगे तो कहेंगे कि 0 भी एक लिमिट पॉइंट है। आगे समझ में, 0 भी एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि एक रिजल्ट ध्यान मतलब नोट कर लीजिए कि व्हेन लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस बी यूनिक, अगर लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस का यूनिक है देन this limit point is also limit, तब वो लिमिट पॉइंट लिमिट बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बट इसका कन्वर्स टू नहीं है, इसका कन्वर्स टू नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया, लिमिट का आपको सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो अगर लिमिट पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।